हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरा नाम है योगेश चौहान। आज हम द पुंडित्स के लाइव मूक 19 जो लाइव मूक 19 है उसका जीएस एनालिसिस करने वाले हैं। ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारे मूक इस सीरीज में दे चुके हैं हम, उसका बाकी एनालिसिस भी कर चुके हैं। तो आज हम इस सीरीज के 19 नंबर मूक उसका एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द नेशनल राइजिंग। 1857 के विरोध को राष्ट्रीय विरोध किसने कहा था? पामस्टर्न ने, वीडी सावरकर जी ने, बेंजामिन डिजराइली ने, या डॉक्टर नायक ने? तो सबसे पहले थोड़ा हम 1857 इसकी रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर इसका हम आंसर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम 1857 की क्रांति के कारण या रीजंस क्या क्या रहे थे। तो इसका सबसे पहला जो कारण था वो था पॉलिटिकल रीजन या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिसमें आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है, जिसे कहते हैं राज्य हड़प नीति। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय था, सॉरी वॉइसरॉय नहीं था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, तो गवर्नर जनरल जो था डलहौजी, उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, अवध जैसे रीजन्स को क्या है, हड़प लिया था। ये कहकर या तो वंशानुगत जो चली आ रही है पीढ़ियां, उसमें जो ब्लड होगा, जो रॉयल ब्लड होगा वही राजा बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो राज्य है उसको हड़प लिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, ये भी एक रीजन था 1857 की क्रांति का। दूसरा है रिलीजियस रीजन, या हम इसे कहते हैं धार्मिक हस्तक्षेप। जैसे लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा सती प्रथा को खत्म किया गया था। वैसे ये माना जाए जो ये सती प्रथा थी ये कुरीति थी, पर फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इकोनॉमिकल रीजंस क्या क्या थे? वो थे हाई टैक्सेशन, यानी जरूरत से ज्यादा कर, जैसे लैंड टैक्स हो गया, और भी जैसे बहुत सारी जगह नमक कानून बना दिया गया। ये सब चीजें इसकी वजह से क्या होता था, जो पब्लिक थी, जो जनता थी, जो फार्मर्स थे, वो सब सफर कर रहे थे। इस वजह से भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनमें हीन भावना पैदा हो रही थी। हाई टैक्सेशन के साथ साथ जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था, या फिर कह लूं मैं ट्रेडिशनल वर्क, ये भी खत्म कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो कैसे? वो वेस्टर्न गुड्स को इंडियन मार्केट में बेचते थे, और जो आर्टिफैक्ट्स थे जो हमेशा से भारत की पहचान रहे हैं, उनको धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी खत्म करने पर छुटी हुई थी। एक रीजन इसका मिलिट्री रीजन भी था, और ये जो मिलिट्री रीजन है इसे ही हम इमीडिएट कॉज भी मानते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि सेना के अंदर नई राइफल्स आई, नई गन्स आई, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था एनफील्ड राइफल्स। इनके अंदर जो कारतूस डाला जाता था उसका जो कवर था उसमें बीफ और पोक, यानी गाय का और सुअर का मांस होता था। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं, तो उस वजह से ये हमें अफेक्ट करता है। और जो पॉक, आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज में सुअर को हराम माना जाता है, तो इस वजह से ये भी हमें अफेक्ट करता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से इसने बहुत कंट्रोवर्सी झेली, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम जो मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे ही नहीं, जो सेना में बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, और मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूशन इनको गोली मार दी। इसके बाद मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। यहां पर ये चीज रुकी नहीं, उसके बाद जगह जगह जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार, फैजाबाद, फैजाबाद या अयोध्या और बरेली, यहां पर क्या हुआ, यहां पर विद्रोह छिड़ गया। दिल्ली में इस विद्रोह की जो अगुवाई कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बख्त खान इस विद्रोह का लीडर था। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहिब, ये दोनों लीड कर रहे थे।
लखनऊ में बेगम हजरत महल इस विद्रोह को लीड कर रही थी। बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर खान, ये सब 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए जो भूमिका निभाई वो निभाई ब्रिटिश की सेना के अध्यक्ष जिसका नाम था निकलसन। उसने दिल्ली का विद्रोह दबाया। कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल था। और एक और मैं बताना भूल गया, झांसी। झांसी के युद्ध की अगुवाई कर रही थी, झांसी में जो विद्रोह की अगुवाई कर रही थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी के विद्रोह को दबाया था ह्यूरोज ने। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली ने। वीडी सावरकर जी ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि 1857 की क्रांति के सिंबल क्या थे? इसका आंसर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप करना कमेंट बॉक्स में कि 1857 की क्रांति के सिंबल क्या थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इंट्रोड्यूस अरब करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार अरब मुद्रा किसने शुरू की? ऑप्शन है ए बाबर, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी फिरोज शाह तुगलक। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। जैसा कि बाबर के बारे में जानते हैं कि बाबर का रियल नेम क्या था। बाबर का जो बचपन का नाम था वो था जहीरुद्दीन बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। और ये 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बना था। और ये भारत आया था 1526 में। जो इसने पहला युद्ध लड़ा था वो था बैटल ऑफ पानीपत। और ये बैटल ऑफ पानीपत किसके खिलाफ लड़ा था? बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था इसने उस टाइम का जो वंशज था या जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, लोदी डायनेस्टी, उसके लास्ट रूलर जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। और बाबर को इनवाइट किसने किया था? बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, जो कि गवर्नर था इब्राहिम लोदी का। और ये खेवर पास की तरफ से भारत में एंटर हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। 1530 में मर गया था ये। और इसने जो बुक लिखी थी, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? तो इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबर नामा या फिर तुजुक ए बावरी, तुजुक ए बावरी। ये हो गया बाबर के बारे में। पर बाबर नहीं था जिसने सबसे पहले अरब करेंसी इंट्रोड्यूस की, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्बरी ट्राइब का था, इसे ही रियल फाउंडर मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। इसी ने ही इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम ये होता है कि इसने 40 लोगों का समूह बनाया था, जिसे चहलगानी या फिर चालीसा बोलते हैं, चहलगानी या फिर चालीसा। ये नोबल्स का ग्रुप था। तो ये जो नोबल्स थे या इसकी सभा में जो लोग इसकी हेल्प किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, उनको सैलरी ना देकर उनको एक लैंड का जो है हिस्सा दे देते थे, उसे बोलते हैं इक्ता सिस्टम। और इसी ने ही एक करेंसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था टंका और जीतल, टका एंड जीतल। जो ये टका थे ये सिल्वर के कॉइन थे और ये जो जीतल है ये कॉपर के कॉइन थे। और ये दोनों अरब करेंसी थी। और इल्तुतमिश ही था पहला रूलर जिसने अरब करेंसी इंट्रोड्यूस की। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे फाउंडर मानते हैं, वैसे तो रियल फाउंडर इल्तुतमिश है, लेकिन जो पहला रूलर हुआ था दिल्ली सल्तनत का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1210 में। इसका टाइम पीरियड क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1210 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनवाया था ये आप मुझे कमेंट में बताना। और कुतुब मीनार जिसको जिसको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया जा रहा था, किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन
इसका ये जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन डिजास्टर की वजह से कुतुब मीनार एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक किस डायनेस्टी का है? फिरोज शाह तुगलक है तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दीवाने बंदगान बनाया था। और ये जो दीवाने बंदगान है ये इसने किसके लिए बनवाया था? ये इसने स्लेव्स के लिए, अपने नौकरों के लिए बनवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे ज्यादा स्लेव्स थे इसके टाइम पीरियड में। इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम था फतवा ए फिरोज शाही। लेकिन एक और बुक है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने नहीं लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही लिखी है जिसने फतवा ए जहांदरी लिखी है। तो ये दोनों किताबें किसने लिखी है? ये दोनों किताबें लिखी हैं बर्नी ने। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। पहली बार अरब मुद्रा किसने शुरू की? तो ये शुरू की इल्तुतमिश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या है, या गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ए अलारा कलाम, बी जैकबी, सी कपिला या डी श्रीदेव। अब ये क्वेश्चन आया है तो थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और कब किस सन में हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी। और कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है इसे ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ्स कौन कौन से हैं? तो बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रूथ हैं। पहला है दुख, यानी संसार में दुख है। दूसरा ट्रूथ है समुदाय। समुदाय का मतलब है ये जो दुख है, ये जो सफरिंग है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है डिजायर। तीसरा नोबल ट्रूथ है निरोध। इसका मतलब है इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और वो कैसे खत्म किया जा सकता है? उसके लिए फोर्थ नोबल ट्रूथ है मग। मग या मार्ग। वो मार्ग कौन सा? 8 फोल्ड पाथ। हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हुए अपनी डिजायर्स, उन पर काबू पा सकते हैं। और डिजायर्स खत्म हो जाएंगी तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। ये 4 नोबल ट्रूथ्स थे किसके? बुद्धिज्म के। बुद्धिज्म में टोटल कितनी काउंसिल हुई है? तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब गौतम बुद्धा की मृत्यु हुई थी, जिस साल में, उसी साल 483 बीसी में। और इस काउंसिल को बुलवाया था अजात शत्रु ने। इस समय राजा कौन था? तो इस समय राजा था अजात शत्रु। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहां थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। राजगृह। और इसके हेड कौन थे? तो इस काउंसिल के हेड थे महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? सही 100 साल बाद, 383 बीसी में। इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा थे काला अशोक। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। और हेड किसने की थी? तो इस टाइम चेयरपर्सन थे सबकामी। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 बीसी में। इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा थे अशोक। और ये कहां हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और हेड कौन थे? मोगलीपुत्र तीसा। मोगलीपुत्र तीसा। और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 एडी में। और इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा थे कनिष्क, कुषाण वंश के कनिष्क। और हुई कहां थी? ये हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। कहां? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र जी ने।
वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था कि टीचर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था अलारा कलाम। अच्छा, एक दो नाम और बता देता हूं। पहला, चन्ना कौन थे? और कंथक, ये दोनों क्या थे? तो चन्ना जो गौतम बुद्ध के सारथी थे, चैरियटियर, यानी चन्ना जो थे वो गौतम बुद्ध के सारथी थे। और कंथक, कंथक घोड़ा था, किसका? गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु बिलोंग्स टू द किराना घराना? किराना परिवार से कौन संबंधित है? किशोरी अमोंकर, बड़े गुलाम अली खान, पंडित जसराज या अब्दुल करीम खान? तो किशोरी अमोंकर ये वोकलिस्ट हैं और ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। जयपुर घराने के फाउंडर का नाम क्या है? तो उनका नाम है उस्ताद अल्लादिया खान। उस्ताद अल्लादिया खान ये फाउंडर हैं जयपुर घराने के। तो ए ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान संबंध रखते हैं पटियाला घराना से। किस घराने से? पटियाला घराना। और पटियाला घराना के फाउंडर हैं उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान। तो ऑप्शन बी भी नहीं है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जसराज। ये संबंध रखते हैं मेवाती घराने से। मेवाती घराना। और मेवाती घराने के फाउंडर कौन है? तो मेवाती घराने के फाउंडर हैं घग्गे नजीर खान और वाहिद खान। तो ऑप्शन सी भी नहीं है, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये किराना घराना से संबंध भी रखते हैं और ये फाउंडर भी हैं किराना घराना के। और किराना घराने से और कौन संबंध रखते हैं? तो भीमसेन जोशी हो गए, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे जी। ये किससे संबंध रखते हैं? ये किराना घराना से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी या फिर पांड्या डायनेस्टी? तो इसको जरा हम मैप से समझते हैं। यहाँ मैप देखिए आप। तो ये जो साउथ इंडिया वाला रीजन है और ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ये वाला रीजन, ये है पल्लवास का। और पल्लवास के फाउंडर कौन थे? तो पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। और ये जो पल्लवा डायनेस्टी थी ये सामंत थे, यानी फ्यूडेशरी। तो किसके सामंत थे? तो ये सतवाहनास, सतवाहनास के फ्यूडेशरी या फिर सतवाहनास के सामंत थे। बाद में ये स्वतंत्र हो गए। इसके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। इसके बाद हुए थे महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को चालुक्य डायनेस्टी के, किसके? चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन टू इन्होंने हरा दिया था। इन्होंने हरा दिया था या कहो इन्होंने मार दिया था किसको? महेंद्र वर्मन को। इसका बदला लिया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन टू को मार दिया और इन्होंने इन्हें कहा मारा था? चालुक्य की राजधानी थी वतापी। तो वतापी में ही इनको हराया था, जो बैटल हुई थी। और इनको मारने के बाद जो टाइटल लिया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, वो टाइटल लिया था वतापी कोंडा का। और पल्लवास की जो कैपिटल थी वो थी कांची या फिर कांचीपुरम। और कांचीपुरम का एक फेमस टेम्पल है जो है शोर टेम्पल। ये शोर टेम्पल बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकंड ने। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन टू को मारा था और नरसिंह वर्मन सेकंड ने शोर टेम्पल बनवाया था। अब बात करते हैं ये तीन डायनेस्टी, चेरा, चोला, पांड्यास। चेरा, चेरा की कैपिटल थी वनजी। और जो चेरास के फ्लैग पे जो साइन होता था वो किसका होता था? बो एंड एरो, तीर कमान का साइन होता था। वहीं पांड्यास, इनकी कैपिटल थी मदुरई और इनके फ्लैग पे साइन होता था फिश का, यानी मछली का। वहीं चोलास, चोलास के फ्लैग पे साइन होता था टाइगर, यानी बाघ का। और चोलास की कैपिटल क्या थी?
चोलास की कैपिटल थी थंजावुर। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांचीपुरम किसकी कैपिटल थी? तो ये कैपिटल थी पल्लवास की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। अगर बात करें हम सेंसस 2011 की, तो सेंसस 2011 ये आजादी के बाद 7वें नंबर का सेंसस था, लेकिन जब से सेंसस शुरू हुए तब से ये 15वें नंबर का सेंसस था। इस टाइम जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो कौन थे? उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था उनका? सी चंद्रमौली। और सेंसस सबसे पहले कब शुरू हुए थे? 1872 में। और ये किसके टाइम पीरियड में शुरू हुए थे? तो ये शुरू हुए थे लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। लेकिन सिंक्रोनस सेंसस कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1881 में। हर 10 साल में सेंसस होने लगे थे इसके बाद। और इस टाइम जो वायसराय था वो कौन था? इस टाइम वायसराय था लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। हेनरी वॉल्टर को क्यों कहा जाता है? कि 1830 में 1830 में जो डक्का सिटी में जो सेंसस कराया था वो कराया था हेनरी वॉल्टर ने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। अब बात हुई है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की। तो जो 2011 का सेंसस का कुछ डेटा है वो जानते हैं हम यूटी के अराउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉपुलेशन की यानी जनसंख्या। नॉर्मल स्टेट में, राज्यों में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वो किसकी है? यूपी की। और लोएस्ट किसकी है? वो है सिक्किम की। ऐसे ही हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटी के अंदर वो किसकी है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली की। लेकिन लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? एल फॉर लोएस्ट, एल फॉर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन लोएस्ट है। ये तो बात हुई पॉपुलेशन की। अब बात करते हैं हम लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। लिटरेसी रेट किसकी हायर है? पॉपुलेशन लक्षद्वीप की कम है, लेकिन लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर लक्षद्वीप की ज्यादा है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है लक्षद्वीप। और बॉटम में कौन है? तो लिटरेसी रेट सबसे कम है दादर एंड नागर हवेली की। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर। यहां पूछा था किस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन लोएस्ट है? उसकी जिसकी साक्षरता दर हाईएस्ट है वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। दिल्ली की हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना कि लोएस्ट। तो ये नहीं हो सकता, ना ये ना ये। ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना कौन सी है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ताजमहल, ऑप्शन बी सांची स्तूप, ऑप्शन सी खजुराहो या ऑप्शन डी जामा मस्जिद। एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और ये कब बनवाया था? तो ताजमहल के बारे में जाने तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1632, 1632 में शुरू हुआ था। लेकिन अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बोले तो इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था 1648 में। लेकिन इसके आसपास भी जो कॉम्प्लेक्स में इमारतें हैं या गार्डन वगैरह हैं, मतलब पूरी तरह जो पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार कब हुआ था? वो हुआ था 1653 में। तो क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है कि जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन है कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 1632 में। और सिर्फ ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? वो खत्म हुआ 1648 में। या फिर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? तो वो 1653 में। बात करें खजुराहो टेम्पल, इसको बनवाया था चंदेलाज ने। और ये कहां पर है? ये जो खजुराहो टेम्पल है ये है मध्य प्रदेश में। ताजमहल है आगरा में। खजुराहो के टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया था? तो खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1986 में। ऑप्शन डी है जामा मस्जिद।
जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सब किसने बनवाए? शाहजहां ने। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1644 में और खत्म कब हुआ था? तो खत्म हुआ था 1656 में। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये 1600 के आसपास, ये भी 1600 के आसपास, और ये जो खजुराहो है ये 900 एडी और 100 एडी के बीच में कहीं बने हैं ये खजुराहो, तो ये भी नहीं हो सकते। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप। इसको बनवाया था किसने? इसको बनवाया था अशोका द ग्रेट ने। और अशोका का टाइम पीरियड कब से कब तक था? अशोका का टाइम पीरियड रफली 272 बीसी से लेकर 232 बीसी तक था, और इसी बीच इसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ आप फोटो देख सकते हैं सांची स्तूप की। यहाँ जो ये टॉप में है ये है छत्र, और ये है हर्मिका, और ये जो डोम शेप है ना इसे बोलते हैं अंड, और ये जो बाउंड्री है इसके आसपास ये है मेडी, मेडी या मेधी, और ये जो गेटवे है सांची स्तूप का ये है तोरण, हिंदी में बोले तो तोरण। तो ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है? सांची स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द स्पोर्ट नोन एज द गेम ऑफ किंग्स? वह खेल कौन सा है जिसे राजाओं का खेल के नाम से जाना जाता है? हॉकी, आर्चरी, गोल्फ या पोलो? ये वही खेल है जिसमें 1210 में घोड़े से गिरकर, जिस खेल को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सुल्तान था। ये सुल्तान किसका था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, यानी एक राजा ही था। तो ये कौन सा गेम खेल रहा था? ये था पोलो। और गेम ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पोलो को। ये जनरली एक ऐसा गेम है जिसमें घोड़े पर बैठ के हॉकी खेला जाता है ऐसे कुछ समझ लीजिए आप इसको। और हॉकी, हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन ये गेम ऑफ किंग्स नहीं है। और हॉकी से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं? तो हॉकी से रिलेटेड टर्म है पेनल्टी कॉर्नर, ड्रिबल, गोल, स्टिक। ये सारे किससे रिलेटेड टर्म है? ये सारे हॉकी से रिलेटेड। और गोल्फ से रिलेटेड टर्म कौन कौन से? तो गोल्फ से रिलेटेड टर्म है बर्डी, एल्बेस्ट्रॉस, ईगल और बोगी। ये किससे रिलेटेड टर्म है? ये है गोल्फ से रिलेटेड। आर्चरी, आर्चरी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, तीन ऑप्शन नहीं है वैसे इसके, कि सबसे पहले अर्जुना अवार्ड पहली बार कब दिए गए थे? तो अर्जुना अवार्ड पहली बार दिए गए थे 1961 में। और पहली बार आर्चरी के लिए अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था? तो इसको मैंने ऐसे याद रख रखा है कि किसने कहा था अर्जुन को कि गांडीव उठाओ धनुधर? तो ये कहा था कृष्ण भगवान ने। तो आर्चरी का पहला अवार्ड किसे मिला था? वो मिला था कृष्ण दास को। किसको मिला था? कृष्ण दास को। तो इसका आंसर था पोलो। गेम्स ऑफ किंग किसे बोला जाता है? पोलो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मा अवार्ड्स इन 2022? 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 110, 128, 107 या 4? ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 लोगों को मिला था पद्म विभूषण। 4 पर्सनैलिटीज को क्या मिला था? पद्म विभूषण। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात कर रहा है सारे अवार्ड्स की, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, सारे मिला के टोटल कितने लोगों को मिला था। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ देखो सी, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 107 लोगों को मिला था पद्मश्री। तो 107 और 4 यानी पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों को मिला के टोटल कितने अवार्ड हो गए? 111। और इसके साथ 17 लोगों को मिला था पद्म भूषण अवार्ड। तो टोटल कितने? 128। 128 पर्सनैलिटीज को क्या मिला था? पद्मा अवार्ड। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हम वैसे यहां कैलकुलेट करके इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, बचा एक ही ऑप्शन 128। अब बाकी ये था 2022 का। अब मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा रेलेवेंट है, वो है 2025 के अवार्ड्स जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे। तो 2025 में टोटल कितने पद्मा अवार्ड्स मिलने वाले हैं?
तो ये टोटल मिलने वाले हैं 139 पद्म अवार्ड्स, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। तो 113, 7, 120 और 19 टोटल कितने हो गए? 139 अवार्ड्स। 139 पद्मा अवार्ड्स कौन से ईयर में दिए जाने? 2025 में। अब जो इंपॉर्टेंट एक एक करके मैं थोड़ा पद्म विभूषण के बारे में बता देता हूं कि ये 7 पर्सनैलिटीज कौन है जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है। तो ये हैं वो 7 पर्सनैलिटीज, जिनमें पहले हैं श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, तेलंगाना के हैं, इनको पद्म विभूषण मिलने वाला है। दूसरे हैं चीफ जस्टिस श्री जगदीश सिंह केहर, और ये जो जगदीश सिंह जी हैं ये पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, और ये कौन से नंबर के थे? ये 44वें नंबर के थे। तो इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए क्या दिया जा रहा है? पद्म विभूषण। कुमुदिनी लखिया, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड हैं कथक से। तो ये एक डांसर है, कथक डांसर, और ये कहाँ की है? ये है गुजरात की। इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। फोर्थ कौन है? फोर्थ है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एल.एन. सुब्रमण्यम। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है वायलिन से। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं वायलिन, और ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। इन्हें भी पद्म विभूषण मिल रहा है। और ये जो 3 हैं, ये 3 वो हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल रहा है। एक है एम.टी. वासुदेवन नारायण, जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिल रहा है। ये मलयालम, केरला के हैं और मलयालम लिटरेचर के लिए इन्हें मिल रहा है। दूसरे हैं ओसामू सुजुकी, ये जो है ये है फाउंडर सुजुकी, मारुति सुजुकी के फाउंडर हैं ये। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल रहा है, और कहाँ के हैं ये हैं जापान के। और 7th है श्रीमती शारदा सिन्हा, और इन्हें किस क्षेत्र में मिल रहा है? तो इन्हें मिल रहा है आर्ट के क्षेत्र में, और ये कहाँ की है? बिहार की। इन्हें ही कहा जाता है कोयल ऑफ बिहार। बिहार की कोयल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शारदा सिन्हा को। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल रहा है। तो ये कौन से पद्म अवार्ड्स हैं? ये 2025 के पद्म अवार्ड्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद ही रखना। तो इसका आंसर आपको मिल गया था 128। 2022 में कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए थे? 128। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैव बीन रिटन बाय चेतन भगत? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए सुटेबल बॉय, ये नहीं हो सकता। सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विक्रम सेठ जी के द्वारा। अच्छा, इनकी जो माता जी है, विक्रम सेठ की माता जी, वो बहुत फेमस हैं। किस लिए फेमस हैं? उनका नाम क्या है? वो जरा कमेंट में मुझको बताना। दूसरा है ऑप्शन बी अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है लाला लाजपत राय। तो दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक विक्रम सेठ ने लिखी है, एक लाला लाजपत राय ने लिखी है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। यहाँ ऑप्शन डी देखो, मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत फेमस बुक है, किसने लिखी है? ये लिखी है सलमान रश्दी ने, और ये वही है जिसने और भी किताबें लिखी हैं। कौन कौन सी बुक लिखी है सलमान रश्दी ने? नाइफ लिखी है, शेम लिखी है, सैटेनिक वर्स लिखी है, और की शॉट भी इन्होंने लिखी है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये कि मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5 पॉइंट समवन, ये लिखी है चेतन भगत ने। और कौन कौन सी बुक लिखी है? तो एक है हाफ गर्लफ्रेंड, इन पे ऑलरेडी फिल्म बनी हुई है, हाफ गर्लफ्रेंड पे भी फिल्म बनी हुई है, और 2 स्टेट्स, इस पर भी एक फिल्म बनी हुई है। दोनों फिल्म में कॉमन क्या है? दोनों फिल्म में जो मेल एक्टर है वो है अर्जुन कपूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 5 पॉइंट समवन बाय चेतन भगत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सांभर सॉल्ट लेक इज द मेजर सप्लायर ऑफ विच मिनरल? सांभर सॉल्ट झील किस खनिज की प्रमुख आपूर्ति करता है? कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर या सॉल्ट? ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है, सिल्वर नहीं हो सकता। एक बार को कैल्शियम होता तो समझ लेता मैं। कॉपर के लिए राजस्थान की है ये सांबर लेक। कहां पर है ये? राजस्थान में। और राजस्थान से ही खेत्री माइंस, ये किस चीज की माइन है? ये कॉपर माइन है।
तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन बी भी नहीं है ना सी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जो सांबर लेक है वो नमक का मेजर सप्लायर है और ये सबसे बड़ी यानी इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। और भारत की ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक? तो वो है चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक है कहां पर? तो ये चिल्का लेक है उड़ीसा में। और कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ब्रैकिश वाटर बता दी मैंने, सॉल्ट वाटर बता दी। तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर लेक, सुपीरियर या सुपीरियर लेक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ जाता हूं कि इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है? उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेट लॉन्च द उपस्थिति पोर्टल इन 2024? किस राज्य ने 2024 में उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? अब ये उपस्थिति पोर्टल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। तो ये जो उपस्थिति पोर्टल है ये अटेंडेंस दर्ज करेगा। और ये अटेंडेंस किसकी दर्ज करेगा? ये हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी हो गए हेल्थ डिपार्टमेंट के, या डॉक्टर्स हो गए, या जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उनकी अटेंडेंस को दर्ज करेगा कौन? ये उपस्थिति पोर्टल। इसको लॉन्च किया है हेमंत सोरेन ने। और ये हेमंत सोरेन है कौन? हेमंत सोरेन, बहुत सारे ये नाम सुनकर ही इसका आंसर आपको पता पड़ गया होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ, तो ये नहीं हो सकते। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकते, ना डी हो सकते। जो झारखंड है इनके सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है क्या? उपस्थिति पोर्टल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच एडिशन इज आईपीएल 2025? आईपीएल 2025 का कौन सा संस्करण है? ये आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नजरिए से? इसका आंसर बहुत इजी हो जाता है, कैसे मैं बताता हूं आपको। आईपीएल 2025 है जिसमें पहली बार आरसीबी ने कप उठाया है, या आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी पहली बार जीती है। आप सोशल मीडिया में यहाँ वहां सुन रहे होंगे कि आरसीबी ने 18 साल बाद कप जीता है, तो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप कि ये कौन सा एडिशन था आईपीएल का। तो ये था 18वां एडिशन। आईपीएल शुरू कब हुए थे? 2008 में। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2008 से लेके 2025 कौन सा संस्करण हो सकता है। तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये है 18th एडिशन। अब थोड़ा आईपीएल 2025 के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था टाटा, टाइटल टाटा। तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन? टाटा। मोस्ट रन किसने बनाए आईपीएल में? तो सबसे ज्यादा रन इस बार 2025 में बनाए थे साई सुदर्शन ने। किसने बनाए? साई सुदर्शन ने। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने। किसने लिए? प्रसिद्ध कृष्णा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लैंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस? भूमि पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरती है? 29%, 71%, 65% या 30%? तो इसका आंसर करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसे कि अर्थ का 29% और 71% डिवाइडेड है। 29% कौन घेरता है? तो वो घेरता है लैंड। और 71% हिस्सा कौन घेरे रखा है? तो वो घेर रखा है वाटर ने। किसने? पानी ने। अब ये जो 71% वाटर है, इसमें 96.5% जो वाटर है वो कहाँ है? वो है समुद्र में, ओशियंस में है वो। और जो फ्रेश वाटर है वो कितने परसेंट है? वो है मात्र 2.5%। फ्रेश वाटर कितना है? 2.5%। और इसमें से जो 0.9% है ये अदर सलाइन वाटर है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि फ्रेश वाटर ये जो 2.5% है, ये क्या हम सारा ये पी सकते हैं? नहीं।
हमारे लिए जो पीने के लिए अवेलेबल है वो है सिर्फ 0.3%। यानी जो 0.3% है यही ड्रिंकेबल है। यानी जो 2.5% है उसमें ज्यादातर पानी ऐसा है जो ग्लेशियर, कैप्स, एटमॉस्फेयर उसमें है, जो मतलब कि अवेलेबल नहीं है ह्यूमंस के लिए पीने के लिए। तो कितना अवेलेबल है? 0.3%। अब इस फ्रेश वाटर में से सबसे ज्यादा पानी किस में पाया जाता है? तो 68% है वो है ग्लेशियर्स में। तो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट सोर्स क्या है? तो लार्जेस्ट सोर्स है ग्लेशियर, 68%। और ग्राउंड वाटर कितना है? ग्राउंड वाटर है लगभग 30.1%। और इसके अलावा जो 1% के आसपास लगभग जो है वो है आपका सरफेस या अदर वाटर। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। यहां तो इजी सा क्वेश्चन पूछा था कि लैंड कवर कितना है आज सरफेस का, तो वो कितना है? मात्र 29%। क्योंकि 79% पे क्या है? 79% पे है वाटर। इतना वाटर होने के बाद भी ड्रिंकेबल कितना है? मात्र 0.3%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि आपको इसमें से एक या दो पता है ना, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हो। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कितनी इंफॉर्मेशन लगेगी हमें इसको आंसर करने के लिए। तो ऑप्शन ए है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं लद्दाख मेघालय मध्य प्रदेश नहीं है। कुल्लू कहाँ है? कुल्लू मनाली कहाँ पर है? हिमाचल में। तो ये कहाँ मनाया जाता होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो ए का 4, ए का 4 होल्ड करो। ए का 2 नहीं हो सकता, ए का 3 नहीं हो सकता, ए का 1 नहीं हो सकता। देखो, एक इंफॉर्मेशन पता है मात्र कि कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है, उससे ही हमें आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बाकी आगे भी देख लेते हैं। टाकटोक, इसे वैसे टाकटोक बोलते हैं या टाकटोक सेचू बोलते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। B1। सी 100 ड्रम्स, 100 ड्रम्स फेस्टिवल किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं वंगाला को। और ये वंगाला, इसको कौन सी ट्राइब मनाती है? इस फेस्टिवल को मनाती है गारो ट्राइब। और ये गारो खासी जयंतियां कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं मेघालय में। तो सी का आंसर क्या है? सी का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। लोकरंग, लोकरंग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोकरंग फेस्टिवल मनाते हैं मध्य प्रदेश में। डी का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट शेयर्स इस बाउंड्री विद ओनली 4 इंडियन स्टेट। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर करना थोड़ा ट्रिक से इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं उससे आप जो भारत के साथ जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है ना, जो कंट्री, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसकी ट्रिक है बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए। अब इसमें बीए से क्या है? बीए से है बांग्लादेश। सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री, और ये जो है ना सबसे बड़ी से छोटी की तरफ घटते क्रम में लगा हुआ है। सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर की। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री किसकी? भारत की। भारत के बाद किसकी? सीएच, चाइना के साथ। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है पीए से पाकिस्तान। चौथे पे है एन से नेपाल। पांचवे पे है एम से म्यांमार। छठे पे है भूटान। और सातवें पे है अफगानिस्तान। सबसे छोटी बाउंड्री किससे शेयर करता है? अफगानिस्तान से। और कितने किलोमीटर की है? ये है 106 किलोमीटर की। आपको बस मैक्सिमम टाइम ये वाली याद रखनी होती है। ये याद रख लो या ये याद रख लो, ये मोर देन सफिशिएंट है। अब एक एक करके हम जो कंट्री हैं, जो स्टेट, मैक्सिमम स्टेट से जो शेयर करती हैं बाउंड्री, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चाइना। चाइना के साथ जो भारत है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है।
पहला ये वाला सेक्टर हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर ये हो गया। ये है वेस्टर्न सेक्टर, ये है ईस्टर्न सेक्टर और ये मिडिल सेक्टर। इधर है चाइना, और चाइना किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। वहीं म्यांमार से जो बाउंड्री है उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो म्यांमार से जो भारतीय राज्य हैं उनकी जो सीमाएं लगती हैं वो कौन कौन से हैं उसको याद रखने की ट्रिक है अरुणा मामी। अरुणा में अरु से तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है भूटान। भूटान को आप याद रख सकते हैं भूटान, साब, किससे? साब से। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं? तो ये है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बी से बिहार नहीं, बी से बंगाल। तो कितने स्टेट हैं? ये भी हैं 1 2 3 4 स्टेट हैं। अब नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कैसे याद रख सकते हैं? बांग्लादेश से याद रख सकते हैं टाइम से। टाइम क्या हुआ है? टाइम किस फॉर्म में होता है? टाइम होता है एएम में या फिर पीएम में। तो टी से हो गया त्रिपुरा, ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, पी से हो गया पश्चिम बंगाल और नेक्स्ट एम से हो गया मिजोरम। देखो मणिपुर तो नहीं हो सकता है ना, देखो मणिपुर यहाँ है, ये कैसे शेयर कर सकता है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री? तो एम से मिजोरम। बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5 स्टेट है। एक ट्रिक है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो शेयर करते हैं उसकी ट्रिक क्या है? तो उसकी ट्रिक है सुब्बू। कैसे याद रख सकते हैं? सुब्बू। कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5। ये सुब्बू कौन कौन से? एक हो गया सिक्किम, यू से हो गया उत्तराखंड, बी से हो गया बिहार और बी से ही हो गया बंगाल और यू से हो गया उत्तर प्रदेश। तो नेपाल के साथ कितने टोटल स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? तो वो टोटल हैं 5। 1 2 3 4 5। यहाँ कितने पूछे थे? यहाँ ओनली 4 पूछे थे। तो नेपाल नहीं हो सकता। नेपाल के साथ कितने? नेपाल के साथ 1 2 3 4 5 है। श्रीलंका भी नहीं है। श्रीलंका के साथ हम कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। पाक स्टेट के थ्रू हम एक दूसरे से बटे हुए हैं। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी स्टेट है? पाक स्टेट है। बांग्लादेश भी नहीं हो सकता क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भूटान साब, साब से याद किया था ना, कितने? 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या है? भूटान। कौन कौन से स्टेट हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for the reservation of seat for the scheduled caste and the scheduled tribes in the Lok Sabha? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 324, 332, 330 या 312। दो ऑप्शन आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, ये दो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो स्पेशल राइट है या जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है एससी और एसटी का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो वो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक। तो आप यहां देख सकते हैं ये दोनों तो इन दोनों में लाई नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो गए। बाकी इन दोनों के बारे में जानूं तो आर्टिकल 312 ये ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है और आर्टिकल 334 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट की। किसके इस्टेब्लिशमेंट की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आर्टिकल 330 इसमें है जो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है एससी और एसटी को, कहां? लोकसभा में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आर्टिकल 330। अब ये आर्टिकल 332 क्या है? अच्छा, आर्टिकल 330 के बाद आता है आर्टिकल 331। ये आर्टिकल था एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन। एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन कहां?
तो एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में। तो लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था वो कौन से आर्टिकल में था? वो था आर्टिकल 331 में। 330 में है एससी और एसटी को रिजर्वेशन लोकसभा के अंदर। वहीं आर्टिकल 332 में क्या है? आर्टिकल 332 में भी रिजर्वेशन की बात करता है एससी एसटी के, लेकिन कहाँ? लोकसभा के अंदर नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर में कहा? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन किसका? शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का। ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 332 में। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 330। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई, 15 जुलाई, 24 जनवरी या फिर 20 जुलाई? देखो सारे ऑप्शन 1982 में, तो ये तो नहीं है, डेट पूछी है इसने डायरेक्टली। तो ये जो बैंक है ये कौन सा बैंक है? ये है, हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नाबार्ड की। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि नाबार्ड का गठन कब हुआ था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करने के लिए? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये फाइनल असिस्टेंस किसको प्रोवाइड करना है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है कमर्शियल बैंक या जो आरआरबीज होते हैं, जो रूरल बैंक होते हैं उनको, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं रूरल एरियाज में उनको बढ़ाया जा सके। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है नाबार्ड। नाबार्ड के जो चेयरमैन है इस टाइम, उनका नाम है शाहजी केवी। क्या नाम है उनका? शाहजी के वी। और नाबार्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और किसकी रिकमेंडेशन पे? तो नाबार्ड का गठन हुआ था वी शिवरमन कमेटी। तो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Which type of bacteria lacks a cell wall and is known as the joker of microbiology? किस प्रकार के बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है और इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है? तो इसे खाली जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसका ही नहीं, पूरे एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टेप्टोकोकस, बी माइकोप्लाज्मा, सी माइकोबैक्टीरियम या डी बैसिलस। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस। इससे जो बीमारी होती है या जो इसका जो वायरस होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से होता है न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया से कौन सी बीमारी होती है? जो एल्वलाई होती हैं उसमें पस पड़ जाता है, वो किसकी वजह से होता है? इस बैक्टीरिया की वजह से। ये जो माइकोबैक्टीरियम है इसकी वजह से क्या होता है? आपने एक बीमारी सुनी होगी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? तो वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और यह है ऑप्शन डी बैसिलस। ये रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। आपने कॉटन सुनी होगी, बीटी कॉटन। ये जो कॉटन होती है इसमें जेनेटिक जो है चेंजेस कर दिए जाते हैं, जो इसके जीन्स हैं उसमें चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई पेस्ट है या कोई जो कीट पतंगा है वो कॉटन की जो फसल है उसको खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके जीन में जो ये बैसिलस है उसका जीन ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी वो कॉटन को खाएगा या कॉटन की जो फली वगैरह होती है उसको कोई भी पेस्ट कीटाणु वगैरह कोई खाता है उसको, तो उसका गट जो है उसमें पॉइजन हो जाता है और उसकी वजह से वो मर जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो बैसिलस, ये जो कीटाणु है इसके जीन को कॉटन के जीन में ऐड कर दिया जाता है और एक नई फसल बनाई जाती है जिसका नाम क्या था? बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस कॉटन। अब एक ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा और यही इसका आंसर है।
माइकोप्लाज्मा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो कौन सी है, वो है माइकोप्लाज्मा। और इसे जोकर क्यों बोला जाता है? इसे जोकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस कोशिका के ऊपर कोई कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती है। अब इसका फायदा इसे क्या मिलता है? इसका ये फायदा इसे मिलता है कि सेल वॉल ना होने की वजह से एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ये इस पर असर नहीं कर सकती माइकोप्लाज्मा पे। क्यों असर नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को अफेक्ट करता है। अब माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं, कोशिका भित्ति होती ही नहीं, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये पेनिसिलिन की तरफ नॉन रिस्पॉन्सिव है। बाकी पेनिसिलिन को खोजा किसने था? पेनिसिलिन को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी? शारीरिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, सेल या फिर लाइसोसोम? पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सही से फ्रेम नहीं हुआ है। अगर इसको थोड़ा एक और वर्ड ऐड कर देते, स्मॉलेस्ट, तो सही से फ्रेम हो जाता ये। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बॉडी की कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल। ये जो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और ये लाइसोसोम है ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। बाकी एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है? देखो सेल होती है, सेल की जो सबसे बाहरी एक परत होती है, अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहरी परत होती है सेल वॉल, उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं अगर ये एनिमल सेल होती तो सेल वॉल नहीं होती, खाली क्या होती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटी हुई जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वो होता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए रहते हैं। साइटोप्लाज्म के भी दो हिस्से होते हैं। जो प्लाज्मा से सटी हुई एक लेयर होती है वो होती है एक्टोप्लाज्म। जो ये साइटोप्लाज्म है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे जो सटी हुई रहती है, एडजेसेंट होती है, वो होती है एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर की तरफ होती है, जो अंदर होती है और मोर लिक्विड होती है, वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है एंडोप्लाज्म। और ये इसके सभी सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसको खोजा किसने था? तो न्यूक्लियस, इसे केंद्रक भी बोलते हैं, न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तो सेल के बारे में मैं बता देता हूं। सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जो डेड सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। और कब खोजा था? 1665 में। जो छाल होती है ना पेड़ की, कॉक जो होती है, उससे खोजा था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन लिविंग सेल को किसने खोजा था? तो सबसे पहली बार लिविंग सेल को खोजा था 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बाकी ये लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग। इसे सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो जो सेल के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाने का काम करता है। लेकिन बाय चांस अगर ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाती है तो ये पूरी सेल को कोलैप्स कर सकती है, तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बाकी इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स? जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स हम डायरेक्टली देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई और हमारा कर भरता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है ना कि इनडायरेक्ट। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स ये हम खुद भरते हैं, इसलिए ये सब है डायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी या एक्सरसाइज ड्यूटी ये जो है ये एक्सरसाइज नहीं, सॉरी एक्साइज होगा, एक्साइज उत्पाद शुल्क, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स आए तो मैं थोड़ा जीएसटी के बारे में आपको बता देता हूं। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ये पहली बार कब लाया गया था? ये लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 279A। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा, और इस जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करेंगे? तो वो करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल तो मैंने आपको बता दिया। जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा था? तो जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट था अमेंडमेंट 101, 101वां अमेंडमेंट, जो कब आया था? 2016 में। अब ये जीएसटी में कितनी स्लैब्स होती हैं? तो जीएसटी में होती है 0, 5, 12, 18 और 28। ये टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% ये लग्जरी टैक्स में आ जाता है। 0% जो आपके गेहूं वगैरह हो गए या जो असेंशियल गुड्स होते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो वो 0% वाली कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। बाकी जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं और इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अब मुझे ये बताना इन दोनों को, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों बोला जाता है और जीएसटी को रिग्रेसिव टैक्स क्यों बोलते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या? नहीं, ये बना था 1908 में, 1908 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक। ये कब बना था? ये बना था 1865 में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था जब 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। 1969 में कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 14 बैंक। और दूसरी बार कब हुआ था नेशनलाइजेशन? दूसरी बार हुआ था 1980 में, तब 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक ये दोनों 1906 में बने थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ माउथ इज? दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान डैश होता है। अच्छा, आपको पता होगा मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन कमेंट में लिखने के लिए बोला था और ये इस बार मॉक में आ गया है। तो देख लो मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरे एनालिसिस को देख लेंगे और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो जाते हैं, जो मैं पढ़ा देता हूँ, जिनका एनालिसिस करा देता हूँ, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो फिर अगले या 1-2 मॉक्स के बाद दिखने मुझे शुरू हो जाते हैं। तो एनालिसिस देखना और समझना और जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसका आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अटेम्प्ट किया कीजिए आप भी। तो वापस क्वेश्चन पे आता हूं। तो क्या पीएच है? ग्रेटर देन 6, लोअर देन 5.5, बिटवीन 6 to 7 या अप्रॉक्स 6 to 5? तो इसका आंसर है 5.5 से नीचे। जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। जब पिछली बार मैंने दांत का स्ट्रक्चर बताया था ना आपको, जब आपको इनिमल के बारे में बताया था, डॉन्टिन के बारे में बताया था, सीमेंटेशन के बारे में जब मैंने बताया था आपको, तब मैंने कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका आंसर करो कि मुंह का पीएच कितना कम हो जाता है तब टूथ डिके शुरू हो जाता है। और ये इस बार देखो आप मॉक के अंदर आ गया, तो जरूरी होता है आपको अटेम्प्ट करना। तो बाकी जरा मैं पीएच के बारे में इस बार बता देता हूं। तो यहां आप देख रहे हो पीएच स्केल। पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक। और पीएच स्केल की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो होती है 7। 7 से अगर नीचे जाओगे तो एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ता रहता है, और 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब यहां पर देखो कुछ सब्सटेंस हैं उनका पीएच दे रखा है, जैसे बैटरी। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, उसका पीएच 1 से नीचे होता है। स्टमक जिसका पीएच 1.6 होता है, स्टमक एसिड HCl होता है,
ब्लड, यहाँ पे देखो ब्लड, ब्लड का पीएच यहाँ दे रखा है, ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। पानी, वाटर का पीएच 7 दे रखा है, लेकिन देखो यहाँ कुछ एक्सेप्शंस है। ये डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का पीएच होता है 7। और यहाँ ड्रेन क्लीनर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे बेसिक होता है, कितना होता है? 14 होता है। ये ब्लीच क्या होता है? ब्लीच होती है आपकी CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे बोलते हैं। इसका पीएच 12 से 13 के बीच में होता है। तो ये जितने भी है ना ये सब्सटेंस, उनके पीएच के बारे में देखो। मिल्क, मिल्क देखो 7 से नीचे, मतलब क्वाइट एसिडिक होता है मिल्क आपका। यानी आप देखते हो ना कि दूध वाले जो होते हैं उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्यों बेकिंग सोडा मिलाते हैं वो? ताकि इसका जो ये दूध है ये होता है एसिडिक इन नेचर। अब जब इसमें आप बेकिंग सोडा मिला दोगे तो इसका पीएच यहां से जो बढ़कर थोड़ा बेसिक में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये था पीएच के बारे में। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि जब भी मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे ये बताना, एसिडिक रेन कौन से पीएच पर होती है? आज इसको आप कमेंट बॉक्स में करना, एसिडिक रेन का पीएच क्या है ये बताना कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन द न्यू पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड इंटरमीडिएट एलिमेंट। तत्वों की नई आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों को मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है? 7 से 10, 10 से 12, 13 से 17 या 4 से 10? अब पहले मैं आपको बता दूं ये इंटरमीडिएट एलिमेंट कौन होते हैं। ये इंटरमीडिएट एलिमेंट वही होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स कहते हैं या हम इन्हें ही बोलते हैं सेमी मेटल्स। यानी इनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं ये, कौन कौन से? जैसे बोरोन हो गया, यहां दिख नहीं रहा है, बोरोन हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब सारे कैसे हैं? ये मेटेलॉइड्स हैं। और ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं? तो ये फैले हुए हैं 13 से लेकर 17 तक। 18th वाला इसे जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं या फिर इन्हें ही बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, ये जो 18th ग्रुप के जितने भी ये हैं ये नोबल गैसेस हैं। ये जो फर्स्ट टू हैं, ये पहली जो ग्रुप है ये है एल्कलाइन मेटल, और ये जो सेकंड ग्रुप के हैं ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये दोनों जो हैं ये कौन से ग्रुप के हैं या कौन से ब्लॉक से संबंध रखते हैं? तो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये 3 से लेकर 12 तक ये सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं? ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। वहीं ये 13 से लेकर 18 तक ये प्री ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो दो पीरियड्स आप देख रहे हो ये दोनों है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। और ये कौन से ब्लॉक में है? ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7 से 10 नहीं, 10 to 12 नहीं, 7 से 10 और 10 to 12 ये आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट हो गए। इसका आंसर है 13 to 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। A 50 kg boy runs up a flight of stairs having a rise of 7 meter in 5 seconds. The power developed by him will be dash। यहां पर G ग्रेविटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 होती है लेकिन अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं ज्यादातर हम कैलकुलेशन में। यह क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलो का एक लड़का 5 सेकंड में 60 मीटर की ऊंचाई वाली सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर करने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले कि अगर हमको पावर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन अपॉन में टाइम। कितने टाइम में कितना काम किया वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपका पावर पे कि आपके अंदर शक्ति कितनी है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब मुझे पावर निकालने के लिए हमें वर्क चाहिए और टाइम हमें दे रखा है।
तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कार्य कितना किया है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। वैसे तो इसका फॉर्मूला F इंटू एस कॉस थीटा है, पर यहां पर कोई यूज नहीं है तो इसको F इंटू एस ही देखेंगे। अब फोर्स, यहां पे फोर्स तो कहीं भी नहीं है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्लेरेशन। वो उसको हम यहां पुट कर देंगे। तो नया फॉर्मूला क्या आएगा? वर्क इक्वल टू एफ ए एस। यहां पर काम जो है ग्रेविटी के विपरीत हो रहा है, तो एक्सलरेशन कौन सी होगी? एक्सलरेशन होगी ग्रेविटी वाली। तो यहां ए क्या है? यहां ए है जी। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यहां फोर्स नहीं, सॉरी, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो यहां एम है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? जी। और एस की जगह क्या चेंज हो जाएगा? हाइट। डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो हाइट के रूप में हुई है ना, तो नया फॉर्मूला क्या निकल के आया? वर्क इक्वल टू एम जी एच। तो पहले हम वर्क निकालेंगे। मास कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम, और ग्रेविटी कितनी? 10, और हाइट कितनी? 7। तो यहां से कैलकुलेट करके वर्क कितना निकल के आया? वर्क निकल के आया 7 पंजे 35 और डबल 0 3500 जूल। वर्क कितना निकल के आया? 3500 जूल। अब इस वर्क को हम यहां पुट कर देंगे तो हमें पावर निकल के आ जाएगी। पावर इक्वल टू वर्क कितना? 3500 जूल डिवाइडेड बाय कितने सेकंड? 5 सेकंड। अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 700 वॉट। पावर कितनी निकल के आई? 700 वॉट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर होता है। बाकी यहाँ हमने 25 क्वेश्चन किए और आपको मजा आया होगा एनालिसिस में, बहुत ही शानदार एनालिसिस था। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं प्लीज उसका आंसर कमेंट बॉक्स में किया कीजिए। जैसा आज आपने देखा कि रिपीट हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है। और एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं जो रिपीट हो रहे हैं, या ऐसे हैं जो मैं एनालिसिस में करवाता हूं वो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं मॉक में। तो एनालिसिस को अच्छे से करें और कॉपी बना लीजिए आप एनालिसिस की। जो आपको नहीं पता है वो आप लिखते रहिए, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन को उस टॉपिक में नोट डाउन करते रहिए, ऐड ऑन करते रहिए। ऐसे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बाकी जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगी। बाकी मिलते हैं ऐसे ही शानदार एनालिसिस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।